गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको पढ़ाया था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर टोटल 51 स्टेट्स इंक्लूड थे। ठीक है, तो वो मैंने आपको उसके बारे में करवाया था। अब यहाँ पर मैं देखती हूँ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिफॉर्म ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वार। जब कोल्ड वार हुआ था तो कोल्ड वार के बाद जो भी उसमें रिफॉर्म हुए, सुधार हुए, उनके बारे में तो शुरुआत करते हैं। रिफॉर्म एंड इम्प्रूवमेंट आर द फंडामेंटल टू एनी ऑर्गेनाइजेशन टू सर्व द नीड्स ऑफ द चेंजिंग इन्वायरमेंट। जो बदलता हुआ पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, उसके अनुसार कुछ आधारभूत किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रिफॉर्म्स और इम्प्रूवमेंट होने चाहिए। द यूएन इज़ नो एक्सेप्शन। यूएन जो है वो कोई अपवाद नहीं है। इन रिसेंट ईयर्स, यदि कुछ अभी हाल ही के सालों की बात करूँ, देश हैव बीन डिमांड्स फॉर रिफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड बॉडी। पूरा संसार जो है वो रिफॉर्म्स की जो डिमांड कर रहा है। हाउ एवर देयर इज़ लिटल क्लैरिटी एंड कंसेंस ऑन द नेचर ऑफ द रिफॉर्म। टू बेसिक काइंड्स ऑफ रिफॉर्म फेस द यूएन। तो आधारभूत जो रिफॉर्म्स हैं वो कौन से हैं? रिफॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स में कुछ सुधार होने चाहिए एंड प्रोसेस और उसकी प्रक्रिया में, एंड ए रिव्यू ऑफ इश्यूज दैट फॉल विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और जो इसका क्षेत्राधिकार है उसमें भी कुछ सुधार होने चाहिए। ऑलमोस्ट एवरीवन इज एग्री। लगभग सभी जो हैं वो इस चीज़ के लिए एग्री हैं दैट बोथ एस्पेक्ट ऑफ रिफॉर्म्स आर नेसेसरी, कि ये दोनों के दोनों जो रिफॉर्म्स हैं वो होने चाहिए। बट दे कैन नॉट agree on the precisely what is to be done, how it to be done and when it is to be done। मतलब किस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए एंड it is to be done and when और कब होनी चाहिए। ठीक है, on the reform of the structure and process the biggest discussion has been on the functioning of the security council। और जब रिफॉर्म की बात आती है इसके स्ट्रक्चर और इसके प्रोसेस में, तो सबसे बड़ा डिस्कशन किस बात पे होता है? जो इसकी सिक्योरिटी काउंसिल है उसको किस तरीके से वर्क करना चाहिए। रिलेटेड टू दिस has been the demand for an increase in the UN Security Council permanent and non-permanent membership, show that the realities of contemporary world politics are better reflected in the structure of the organization। ये कहता है कि जो इसमें बदलाव होने चाहिए वो डिमांड फुलफिल होनी चाहिए फॉर एन इंक्रीज, बढ़ जानी चाहिए। जो इसके परमानेंट मेंबर और जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, उनकी संख्याएं जो हैं वो बढ़ जानी चाहिए। जैसे अभी हम बात करें तो इसके स्थायी सदस्य जो हैं वो 5 हैं और अस्थायी सदस्य कितने हैं? 10 हैं। तो इनकी संख्या में बदलाव किया जाना चाहिए। किस वजह से करना चाहिए? कि जो समकालीन विषयों की राजनीति है वो बेटर हो, रिफ्लेक्टेड इन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यदि इसके स्ट्रक्चर को बदल दिया जाता है। इन पर्टिकुलर देयर आर प्रपोजल टू इंक्रीज प्रपोजल्स टू इंक्रीज द मेंबरशिप। और प्रपोजल जो क्या रखा गया है कि जो मेंबरशिप है एशिया से, अफ्रीका से और साउथ अमेरिका से, उसमें इंक्रीज करना चाहिए। बियॉन्ड दिस, इसके अलावा द यूएस एंड द वेस्टर्न कंट्रीज वांट इम्प्रूवमेंट। यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो इम्प्रूवमेंट चाहती हैं यूएन का जो बजटरी प्रोसीजर है एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन और इसके प्रशासन में। ऑन द इश्यूज टू बी गिवन ग्रेटर priority or to be brought within the jurisdiction of UN. Some countries and experts want the organization to play a greater and more effective role in the peace and the security mission, while the others want its role to be confined to development and humanitarian work, जैसे कि हेल्थ है, एजुकेशन, इन्वायरमेंट एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, ह्यूमन राइट्स एंड जेंडर सोशल जस्टिस। देखिए, एक तरफ जहाँ ये इशू है इसके क्षेत्राधिकार से संबंधित, तो वहाँ पर कुछ कंट्रीज़ और कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं विशेषज्ञ वो ये चाहते हैं कि जो इसका रोल है वो ज़्यादा होना चाहिए किसमें? शांति और सिक्योरिटी के मिशंस में। जबकि कुछ अदर जो हैं वो ये चाहते हैं कि इसका जो रोल है वो विकास और मानवतावाद से संबंधित कार्यों में होना चाहिए, जैसे कि हेल्थ है, एजुकेशन है, इन्वायरमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल, ह्यूमन राइट्स, जेंडर एंड सोशल जस्टिस। लेट अस लुक एट बोथ साइड्स ऑफ रिफॉर्म। अब हम दोनों की जो रिफॉर्म है उनके बारे में हम देखेंगे विद द एम्फेसाइज ऑन द रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस। और जो रिफॉर्म्स हुए स्ट्रक्चर और प्रोसेस से संबंधित। द यूएन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1945 इमीजिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद 1945 में यूएन की स्थापना की गई थी। द वे इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड, और ये इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था। द वे इट फंक्शन रिफ्लेक्टेड द रियलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, कि जो यह इस तरीके से कार्य करे कि जो पूरे विश्व की राजनीति है
उसके आधार पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह कार्य करें। आफ्टर द कोल्ड वार, शीत युद्ध के बाद दोज रियलिटीज़ आर डिफरेंट, बट ये वास्तविकताएं जो हैं वो बदल गई। हेयर आर सम ऑफ द चेंजेस दैट हैव अकर्ड, कुछ जो बदलाव आए वो इस तरीके से थे। द सोवियत यूनियन हैज़ कोलैप्स, सोवियत यूनियन, सोवियत जो संघ था उसका विघटन हो गया। एंड द यूएस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर, और जो यूएस है वो एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभर कर आया। द रिलेशनशिप बिटवीन रशिया एंड द सक्सेसर टू द सोवियत यूनियन, द यूएस इज़ मच मोर कोऑपरेटिव। और रिलेशनशिप में यदि हम देखें तो जो रशिया है, द सक्सेसर टू द सोवियत यूनियन, जो किसका उत्तराधिकारी है, सोवियत यूनियन का। एंड द यूएस इज़ मच मोर कोऑपरेटिव, ये एक दूसरे के साथ क्या है, काफ़ी सहयोग करते हैं। चाइना इज़ द फास्ट एमर्जिंग एज द ग्रेट पावर, चाइना एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर आया। एंड इंडिया इज़ ऑल्सो ग्रोइंग रैपिडली, और इंडिया भी रैपिडली ग्रो कर रहा है। द इकनॉमीज ऑफ द एशिया एंड ग्रोइंग एट अनप्रेसिडेंटेड रेट, और जो इकनॉमी की हम बात करें एशिया कंटिनेंट की, तो वो भी काफ़ी उसकी ग्रोइंग रेट भी काफ़ी क्या है, ज़्यादा बढ़ रही हैं। मैनी न्यू कंट्रीज़ हैव जॉइन द यूएन, और बहुत सारी नई कंट्री जो हैं वो उन्होंने यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया है। एज दे बिकम इंडिपेंडेंट, जब वो इंडिपेंडेंट हो गई हैं सोवियत यूनियन से या फिर किसी कम्युनिस्ट स्टेट इन ईस्टर्न यूरोप से। ए होल न्यू सेट्स ऑफ चैलेंजेस कन्फ्रंट द वर्ल्ड, और कुछ न्यू चैलेंजेस हैं पूरे वर्ल्ड के सामने, जैसे कि जीनोसाइड, मानव संहार जो हुआ है, सिविल वार हुए हैं, एथनिक भी कन्फ्लिक्ट हुए हैं, टेररिज्म है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है जो, और क्लाइमेट चेंजेस, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, एपिडेमिक्स। इन दिस सिचुएशन इन 1989, इस सिचुएशन में 1989 में, एज द कोल्ड वार वॉज एंडिंग, जब शीत युद्ध समाप्त होने जा रहा था, द क्वेश्चन फेसिंग द वर्ल्ड वॉज, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो पूरे विश्व के सामने आया, इज़ द यूएन डूइंग इनफ, क्या जो यूएन जो कर रहा है वो इनफ है। इज़ इट इक्विप्ड टू डू व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, क्या यह उतना पूरा कर लेगा जितनी हमें आवश्यकता है। व्हाट शुड इट बी डूइंग, इसे क्या करना चाहिए। एंड हाउ, और किस तरीके से करना चाहिए। व्हाट रिफॉर्म्स आर नेसेसरी, क्या इसमें बदलाव करने चाहिए जिसकी वजह से ये ढंग से काम कर सके। फॉर द पास्ट एक डिकेड, जो पिछले साल गए हैं, ए हाफ मेंबर्स, जो इसके आधे मेंबर हैं, ए हाफ एंड मेंबर स्टेट्स हैव ट्राइंग टू फाइंड सेटिस्फैक्ट्री एंड प्रैक्टिकल आंसर टू दीज क्वेश्चंस। लगभग एक दशक से ऐसा हो रहा है कि जो इसके सदस्य राष्ट्र देश हैं वो इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने की ट्राई कर रहे हैं। रिफॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस, और जो इसके स्ट्रक्चर और जो प्रोसेस में जो रिफॉर्म्स हुए अब उनके बारे में देखते हैं। व्हाइल द केस फॉर रिफॉर्म हैज़ वाइड स्प्रेड सपोर्ट, गेटिंग एग्रीमेंट ऑन व्हाट टू डू डिफिकल्ट। लेट अस एग्जामाइन द डिबेट ओवर द रिफॉर्म ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इन 1992 में द यूएन जनरल असेंबली अडॉप्ट ए रेजोल्यूशन, उसने एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया। द रेजोल्यूशन रिफ्लेक्ट 3 मेन कंप्लेंट्स, जो इसके अंदर 3 चीज़ें जो 3 शिकायतों को सम्मिलित किया गया था वो क्या थी। The Security Council no longer represent contemporary politics realities. Its decision reflect only Western values, और जो मतलब इसके जो डिसीजंस होते हैं उसमें किस चीज़ की भूमिका होती है, वेस्टर्न वैल्यूज़ की। एंड इंटरेस्ट आर डोमिनेटेड बाय द फ्यू पावर्स, और इसमें जो डोमिनेट हैं, जिनका वर्चस्व है वो कुछ ही शक्तियों का है। इट्स लैक इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन, और इसमें कमियां हैं बराबर की रिप्रेजेंटेशन की। इन द व्यू ऑफ दिस ग्रोइंग डिमांड्स फॉर द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द यूएन ऑन 1 जनवरी 1997, द यूएन सेक्रेटरी जनरल काफ़ी अनान इनिशिएटेड एन इंक्वायरी इनटू हाउ द यूएन शुड बी रिफॉर्म्ड। और इन्हीं शिकायतों के आधार पर जो इसके सेक्रेटरी जनरल थे 1997 में, उन्होंने एक इंक्वायरी बिठाई कि किस तरीके से यूएन में सुधार किया जा सकता है। हाउ फॉर इंस्टेंस शुड न्यू सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर टू बी चूजन इन द ईयर सिंस देन। Following are just some of the criteria that have been proposed for new permanent and non-permanent member of the Security Council। इसलिए यहाँ पर एक नया क्राइटेरिया बनाया गया परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर की सिक्योरिटी काउंसिल के लिए। ए न्यू फ्यू मेंबर्स इट हैज़ बीन सजेस्टेड शुड बी ए मेजर इकोनॉमिक पावर, उनकी एक बड़ी आर्थिक शक्ति होनी चाहिए, एक मेजर मिलिट्री पावर होनी चाहिए, सब्सटेंशियल और काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए यूएन के बजट में। एक बिग नेशन इन द टर्म ऑफ इट्स पॉपुलेशन
एंड ए नेशन दैट रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, और एक ऐसा राष्ट्र होना चाहिए जो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और मानव अधिकारों की रक्षा करे, रिस्पेक्ट करे। ए कंट्री दैट वुड मेक द काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्ल्ड डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, और उस जो कंट्री, एक ऐसी कंट्री वुड मेक द काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्ल्ड डाइवर्सिटी इन द टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सिस्टम एंड कल्चर। Clearly, each of these criteria has some validity, and governments show advantage in some criteria and disadvantage in others depending on their interest and aspirations। अब देखिए यूएन का जो बजट है उसमें हम कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं 2019 के अकॉर्डिंग किस कंट्री का कंट्रीब्यूशन कितना था। ठीक है, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो किस कंट्री का है? फर्स्ट ऑफ ऑल यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और सेकंड किसका है? चाइना, थर्ड इज जापान, फोर्थ ही जर्मनी, एंड यूनाइटेड किंगडम का जस्ट ओनली अबाउट 4.5%। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिया। इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना है? जस्ट ओनली 0.8%, एंड नंबर कौन सा है हमारा? 21 है। ठीक है, एंड रशिया इज अकॉर्डिंग टू एरिया द बिगेस्ट कंट्री, एंड कंट्रीब्यूशन कितना है यूएन की जो बजट है उसके अंदर 2.4 है। ठीक है, क्लियर टू यू? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूएन सेक्रेटरी जनरल्स के बारे में। तो टोटल अभी तक हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एट प्रेजेंट जो है वो 9th ही सेक्रेटरी जनरल हैं जिनका नाम क्या है? एंटोनियो गुटेरेस है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो जो फर्स्ट हमारे यूएन सेक्रेटरी जनरल थे वो कौन थे? ट्राइगुइव लाई थी 1946 टू 1952 तक। फिर नेक्स्ट कौन से थे? डैग हमरसक जोल थे 1953 टू 1961। देन आफ्टर यूथ हैंड थे 1961 टू 71, एंड फिर उसके बाद कुर्त वल्दिहम 1970 टू 1981, जेवियर प्रेस द क्लियर 1980 टू 1991, बर्ट्रॉस गली कौन थे? ये 1992 से 1996 में। कोफी ए अनान ये थी 1997 से 2006 के बीच में। बान की मून कब थे? 2007 से 2016 से, और 2017 से कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इतना आपको? तो ये यूएन सेक्रेटरी जनरल्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और जो प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। ये वर्ल्ड बैंक कब क्रिएट किया गया था? जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उसी दौरान में। तो इसकी स्थापना बेटा कब की गई? 1944 में की गई। इट्स एक्टिविटीज़ आर फोकस्ड ऑन डेवलपिंग कंट्रीज़। इसकी जो गतिविधियाँ हैं वो किस पर फोकस करती हैं? डेवलपिंग कंट्री पर। इट वर्क्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। ये जो कार्य करता है किसके लिए कार्य करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट में कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं? एजुकेशन है, हेल्थ है। ठीक है, और किसके लिए काम करता है? एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट लाइक एज इरिगेशन, रूरल सर्विस, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लाइक एज द पोल्यूशन रिडक्शन, एस्टेब्लिशिंग एंड इन्फोर्सिंग रेगुलेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक एज रोड्स, अर्बन रीजनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी, गवर्नेंस, एंटी करप्शंस, डेवलपमेंट ऑफ लीगल इंस्टीट्यूशन। इट प्रोवाइड्स लोन्स एंड ग्रांट्स टू द मेंबर कंट्रीज। जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं ये उन्हें क्या करता है? लोन और ग्रांट प्रोवाइड कराता है। इन दिस वे इट एक्सरसाइज इनॉर्मस इन्फ्लुएंस ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। इट ऑफन क्रिटिसाइज फॉर सेटिंग द इकोनॉमी एजेंडा ऑफ द पुअरर नेशन, अटैचिंग स्ट्रिंजेंट कंडीशन टू इट्स लोन एंड फोर्सिंग फ्री मार्केट रिफॉर्म्स। क्लियर टू यू? देखिए फिर हम कहाँ आए हुए थे? इवन इफ दे हैड नो डिज़ायर टू बी मेंबर देमसेल्फ, कंट्रीज कुड शी दैट क्राइटेरिया विद द प्रॉब्लमेटिक। यहाँ तक आप कल लर्न करके आएंगे। ठीक है, जो भी इसमें क्वेश्चंस आए हैं वो आप करेंगे। कल आप लर्न करके लेके आएंगे जितने भी 9 जो यूएन सेक्रेटरी जनरल बने हैं उनके बारे में। ठीक है, और एक पीछे टेबल आई थी जिसमें अलग अलग पार्ट्स दे रखे थे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे कि सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल जो होती है उसके 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 उसके क्या होते हैं? नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं।
आपको फाइंड करना है कि 5 हु आर द 5 परमानेंट मेंबर, ठीक है। 5 परमानेंट मेंबर आप कल लिख कर लाएंगे और 10 जो इसके एट प्रेजेंट नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनके बारे में लिख कर लाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जनरल असेंबली में टोटल कितने मेंबर्स इंक्लूड हैं? 193 मेंबर इंक्लूड हैं, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट? जितने भी मतलब इसके पार्ट्स हैं उन सभी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? यूएसए में ही है। बट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हेग में है। और हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड में है। कहाँ पर है? नीदरलैंड में है, ठीक है। नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है, ठीक है। सचिवालय के बारे में बताया गया है और फिर इसके बारे में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, उनके बारे में बताया गया है। लाइक इज यूनिसेफ, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? यूएनडीपी क्या है? यूएनसीटीएडी क्या है, ठीक है। WFP क्या है? UNHCR क्या है? और ठीक है, ये सारे के सारे आप कल लर्न करके लाएंगे। इससे जो जैसे कि WTO है, WTO की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, फाउंडेशन कब हुई थी इसकी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन इस पेज पर आपको दी गई हैं सभी के सभी का आपको हेडक्वार्टर पता होना चाहिए। दूसरी आपको उसके हेड कौन है और तीसरा उसकी स्थापना कब की गई है। 3 चीज़ों के बारे में हर ऑर्गेनाइजेशन का आपको पता होना चाहिए। और यूनाइटेड नेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है बेटा? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसलिए प्रत्येक साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे को सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा डे? यूनाइटेड नेशन डे। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इसी दिन इसकी स्थापना हुई थी। और जो 193 मेंबर स्टेट्स हैं इस जनरल असेंबली की, तो 193वां देश कौन सा है ये आपको यहाँ पर बताना है। कल आप फाइंड करेंगे सारे क्वेश्चंस के आंसर। क्लियर हो गया इतना?